हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट। हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उत्सर्जी उत्पाद और उसके निष्कासन में। टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ यूरिन। हमने इससे पहले जो टॉपिक का अध्ययन किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था किडनी की स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बाद में हमने यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहली मैकेनिज्म को हम यहाँ पर कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड मैकेनिज्म पर हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो डिफरेंट पार्ट में पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन किया, जिसमें पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और सीटी के अंदर है भिन्न पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन है, वो हमने वहां पर किया। देन नेक्स्ट मेथड हमने ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात की कि ब्लड से कुछ हानिकारक पदार्थ है वो डायरेक्टली पीसीटी और डीसीटी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से यहाँ पर डायरेक्ट सीक्रेट हो रहे हैं, तो इस मेथड को हम ट्यूबुलर सीक्रेशन कर रहे हैं यहाँ। इन सब बातों के बाद में अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अंदर जो यूरिन बन रहा है, कंसंट्रेट यूरिन बन रहा है, उस कंसंट्रेट यूरिन का मैकेनिज्म जो थी उस मैकेनिज्म के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि इस यूरिन को रेगुलेट कौन करता है, एक्चुअल में कौन कौन सी वो प्रोसेस होती है जिसके कारण यूरिन कभी ज्यादा बनता है, कभी कम बनता है, और कभी ये मतलब बहुत ही रेयर अमाउंट में यहाँ पर बन रहा है। तो क्या यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर काम करते हैं, क्या यहाँ पर कोई बॉडी की इंटरनल कोई एक्टिविटी है वो वर्क कर रही है, कौन कौन से वो कारक है, कौन कौन से वो फैक्टर है जिनके द्वारा यूरिन को रेगुलेट किया जाता है, जिसके द्वारा अपने मूत्र के निर्माण की क्रिया को रेगुलेट किया जाता है। तो इन सब बातों का बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आप देखिएगा कि यूरिन रेगुलेशन के अंदर हमने की करते हैं, हम यूरिन रेगुलेशन के अंदर 3 मेथड को हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वृक्क के कार्यों का नियमन किस प्रकार से किया जाता है। एक ब्लैंक स्लाइड के द्वारा हम देखें यहाँ पर वृक्क के कार्यों का नियमन, या हम यहाँ पर कह सकते हैं यूरिन रेगुलेशन जो है, यूरिन रेगुलेशन करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। क्या आपके शरीर में इन विधियों का उपयोग किया जाता है, क्या आपके शरीर में ही वो सब कुछ डेवलप है, या इसके लिए कोई बाह्य कारक जिम्मेदार है यूरिन को रेगुलेट करने में। तब देखिएगा हम प्रारंभिक तौर पे इसे 3 विधियों में डिवाइड करते हैं। पहली विधि को, फर्स्ट मेथड को हम कहेंगे रीनल, क्योंकि ये रीनल किडनी के अंदर हो रही है इसलिए रीनल, और अपने आप हो रही है इसलिए हम कहते हैं इसे रीनल ऑटो रेगुलेशन। तो पहली विधि को क्या कहेंगे हमें, रीनल ऑटो रेगुलेशन। आप याद रखिएगा ये नाम हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, रीनल ऑटो रेगुलेशन। दूसरी विधि को हम बच्चों क्या कहेंगे यहाँ पर, न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड जो मेथड है इसे आप कहोगे न्यूरल रेगुलेशन। तीसरी विधि को बच्चों यहाँ पर क्या कहेंगे, जो थर्ड मेथड है यहाँ पर यूज की जाती है उसको हम कहेंगे हार्मोनल रेगुलेशन के नाम से, न्यूरल रेगुलेशन, उसके बाद में हार्मोनल रेगुलेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें यूरिन का रेगुलेशन, यूरिन का नियमन, यूरिन मूत्र के निर्माण की क्रिया का जो कंट्रोल है वो 3 विधियों द्वारा हमारे शरीर में किया जाता है। पहला रीनल ऑटो रेगुलेशन, रीनल में यहाँ पर किडनी के लिए शब्द काम में लिया जाता है, तो वृक्कीय स्वयं नियंत्रण कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। दूसरा जिसके रेगुलेशन में हमारा तंत्रिका तंत्र का योगदान होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, इस रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, तो न्यूरल रेगुलेशन कहेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है जो हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इस बार भी हार्मोनल रेगुलेशन से 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम है, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम आयन और जल के अवशोषण के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो उसमें आंसर क्या होता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है यहाँ पर, ये इसके अवशोषण के लिए यहाँ पर वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। वो इसी टॉपिक से यहाँ पर पूछा गया था। इसकी डिटेल डिस्कशन अपन आगे करेंगे, यहाँ पर 1 बाय 1 अपन करेंगे। यहाँ रीनल रेगुलेशन जो बात कर रहा है, समराइज में यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो रीनल रेगुलेशन हम कर रहे हैं उसमें स्वयं किडनी स्वयं है, अपने आप है, नेफ्रॉन स्वयं है, अपने आप है, इसको रेगुलेट करता है। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, रीनल रेगुलेशन के नाम से जानते हैं।
न्यूरल रेगुलेशन बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे प्रकार के नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये भी हमारे अंदर जो विसरल अंगों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, विसरल अंगों की एक्टिविटीज को बढ़ाना और घटाने का काम, कम करने का काम है वो इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो किडनी भी एक प्रकार का वाइटल ऑर्गन है, नेफ्रॉन भी एक प्रकार का वाइटल ऑर्गन है, उसका नियंत्रण, उसके कार्य का नियंत्रण, उसकी यूरिन फॉर्मेशन का नियंत्रण यहाँ पर किया जाता है। पैरासिम्पैथेटिक है वो एक नॉर्मल ब्लड को छान के जीएफआर नॉर्मल बनाता है, जिसके कारण एक नॉर्मल यूरिन बनता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एडवर्स कंडीशन के अंदर काम करके हमारे अंदर यूरिन को रेगुलेट कर रहा है। इसकी डिटेल हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में बच्चों तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि हार्मोन रेगुलेशन में कौन कौन से हार्मोन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन से हार्मोन है जो हार्मोन रेगुलेशन में हेल्पफुल है। तब आप देखिएगा यहाँ पर एक हार्मोन है, इसे हम कहेंगे एडीएच हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और न्यूरोहाइपोफाइसिस ग्लैंड है, पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देन सेकंड मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड रास मैकेनिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। यहाँ से बच्चों बहुत ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द रास? रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द रास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रास? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इट इज ए फुल फॉर्म ऑफ द स्टैंड ऑफ द रास। देन नेक्स्ट मेथड एएनएस, अपन कह सकते हैं एएनएस, एएनएस का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एएनएफ भी बोलते हैं इसे, एएनएफ, ए फॉर atrial natriuretic factor, it is a hormone which is secreted by the wall of the atrium, atrium की भित्ति के द्वारा यह हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो ब्लड का बीपी को कंट्रोल करके यूरिन को रेगुलेट करता है। या तो इस प्रकार से ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पर कि हार्मोन के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर विधियां हैं जिससे हम यूरिन को रेगुलेट कर सकते हैं। एडीएच मेथड, रास मेथड और एएनएफ मेथड। रास मेथड है, इसके द्वारा जो हार्मोन होता है सीक्रेट किया जाता है, इसमें रेनिन एक हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। तो इस सब मेथड को हम डिटेल यहाँ पर 1 by 1 हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रीनल ऑटो रेगुलेशन क्या है, किस विधि से हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों कुछ फैक्टर्स की बात करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक और न्यू स्लाइड के द्वारा बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएफआर क्या है। जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है यहाँ पर, ये जो यहाँ बच्चों ये बात मैंने बताई थी, इसके अंदर से जो फिल्टर होता है, एक नॉर्मल जो फिल्टर होता है, इसे हम क्या कहेंगे? जीएफआर कहेंगे। अब इस जीएफआर को कौन प्रभावित करता है? तो जीएफआर के अंदर प्रभावित करने के लिए इसका व्यास है, इसका अफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल का व्यास जीएफआर को प्रभावित करता है। पहली चीज ये आप ध्यान रखिएगा। इस थीम पे ऑटो रेगुलेशन होता है। अब यहाँ कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन ये आता है, नॉर्मल जीएफआर है 125 ml, यहां पर जीएफआर होगा पर मिनट, ये जीएफआर हमारा पाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जीएफआर के अंदर क्या पूछ सकते हैं कि सपोज हमारी नॉर्मल है, इसे टुकड़े को हम यहाँ पर डिवाइड कर लें, ये हमारे अंदर एक ब्लड वेसल्स है, अफरेंट आर्टरियोल है, ये अफरेंट आर्टरियोल है, अफरेंट आर्टरियोल। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि व्हेन द अफरेंट आर्टरियोल का व्यास अधिक हो जाए, इसका व्यास बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? तो जैसे ही बच्चों देखिएगा इसका व्यास क्या हुआ, ये व्यास था, तब हमने क्या किया, इसका व्यास बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब इसके आगे इससे जो जीएफआर बनेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यास इंक्रीज होने से जीएफआर इंक्रीज होता है। ये एक फंडामेंटल एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आता है कि व्यास
अपरेंट आर्टरियोल का व्यास इंक्रीज होने से जीएफआर और इंक्रीज होता है, क्योंकि इफरेंट आर्टरियोल का व्यास और कम हो जाएगा तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा छलने का प्रयास करेगा, फिल्टर होने का प्रयास करेगा, ब्लड अधिक आएगा इससे, और ब्लड अधिक आने से जीएफआर इंक्रीज होगा। तो इस फंडामेंटल को, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर जीएफआर को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक में एक तो ये यहाँ पर डायमीटर ऑफ द अपरेंट आर्टरियोल व्हेन द इंक्रीजेज देन द जीएफआर विल बी इंक्रीजेज। इस चीज को आप समझ गए होंगे। सेकंड कंडीशन हम देखें बच्चों कि मान लो यहाँ पर नॉर्मल जो ब्लड आर्टरीज है, इस नॉर्मल ब्लड आर्टरी से यहाँ पर ये जो अपरेंट आर्टरियोल थी इसका व्यास, अपरेंट आर्टरियोल है, अपरेंट आर्टरियोल का व्यास हमने कम कर दिया, अपरेंट आर्टरियोल का व्यास हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम करने से क्या होगा, ये डिक्रीज किया तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो जीएफआर विल बी ऑल्सो डिक्रीज। तो फैक्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर यह प्रभावित होता है। क्या, यदि अपरेंट आर्टरियोल का व्यास कम कर दिया, इसका मीनिंग इफरेंट का ज्यादा हो गया तो यहां से ब्लड कम एंटर करेगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से फिल्ट्रेशन रेट है वो डाउन हो जाएगी। और जो ये क्यों डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक आपको फॉर्मूला बताया था, जीएचपी है हमारे अंदर, ये डिक्रीज होगा और ये जैसे डिक्रीज होगा तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। ये फ्लो इफेक्ट करता है किस पर, जीएचपी पर, जीएचपी माइनस बीसीओपी एंड सीएचपी, ये आपको बताया था यहाँ। तो जीएचपी डिक्रीज होगा तो जीएफआर डिक्रीज होगा। इसमें क्या होता है, जीएचपी इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। तो ये एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आप यहाँ पर समझ गए होंगे, जीएफआर को प्रभावित करने वाले कारक। इसी कारक पर तो फर्स्ट ऑटो रेगुलेशन है, रीनल ऑटो रेगुलेशन है, वो प्रभावित होगी। आप देखिए कैसे, तो हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। यहां पर फर्स्ट मेथड है रीनल ऑटो रेगुलेशन। रीनल ऑटो रेगुलेशन करें तो ये लोकल लेवल पर यूरिन का रेगुलेशन हो रहा है, बाहरी किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। लोकल लेवल पर कैसे यूरिन को रेगुलेट किया जाता है, इस रेगुलेशन को हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। वन वर्ड में हम कहेंगे लोकल लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ द यूरिन बाय द अपरेंट आर्टरियोल और ग्लोमेरुलस। लोकल लेवल पे बच्चों आप देखिएगा कि प्रारंभिक तौर पे हमारे पास में, इनिशियल तौर पे ये हमारे पास में अपरेंट आर्टरियोल है, इसका व्यास ये, इसका एक फ्रेगमेंट हमने लिया। इस अपरेंट आर्टरियोल की जो वाल है, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ आप देखिएगा मसल्स है, ये मसल्स लोकल लेवल पर रेगुलेट कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मायो रेगुलेशन। तो यहाँ कौन सी मसल्स है, इस मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, तो ध्यान रखिए लोकल लेवल पर रेगुलेशन है वो 2 टाइप का रेगुलेशन होता है। फर्स्ट इज मायो रेगुलेशन और सेकंड इज ग्लोमेरुलर रेगुलेशन। ये 2 टाइप से हम लोकल लेवल पर रेगुलेशन कर सकते हैं। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर रेगुलेशन में हेल्पफुल है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक हार्मोन के रूप में जेजी सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इधर मायो रेगुलेशन में यहाँ पर हेल्पफुल है स्मूथ मसल्स ऑफ द अफरेंट आर्टरियोल। स्मूथ मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कैसे इन्वॉल्वमेंट है देखिएगा, सामान्य तौर पे बच्चों जैसे ही ब्लड है इसके अंदर एंटर करेगा, क्या एंटर कर रहा है, ब्लड। किसमें, अफरेंट आर्टरियोल में ब्लड है। व्हेन द ब्लड एंटर इनटू द अफरेंट आर्टरियोल, ब्लड जैसे ही एंटर करेगा तो क्या होगा, तब देखिएगा ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड एंटर करता है तो इसकी वाल के ऊपर एक प्रेशर लगता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं यहां पर ब्लड प्रेशर। वॉल ऑफ द अफरेंट आर्टरियोल डेवलप ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर नोन एज ए ब्लड प्रेशर, जिसके कारण वॉल के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी, तनाव बढ़ेगा। वॉल क्या होगी, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स और अफरेंट आर्टरियोल विल बी स्ट्रेच एंड द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इंक्रीज। ये इंक्रीज हो जाएगा यहां पर।
जैसे इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर यहाँ इंक्रीज होगा और ब्लड ज्यादा से ज्यादा यहाँ निकलेगा, तो अब GFR इंक्रीज होगा क्योंकि GHP है वो इंक्रीज हो चुका, इसलिए GFR विल बी इंक्रीजेज। और GFR इंक्रीजेज तो यहां पर यूरिन है वो ज्यादा बनेगा, और यूरिन ज्यादा बन गया तो हमारे लिए लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लॉस ऑफ अदर सब्सटेंसेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए बच्चों देखिए, हमारी बॉडी ने हमारे अंदर ही लोकल स्तर पर इसको जो हल्के फुल्के चेंजेज होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेज होते हैं, उस समय उसे रेगुलेट करने के लिए बॉडी को ही कुछ दिया है कि खुद ही अपने जो नेफ्रॉन है वो इससे हल्के फुल्के चेंजेज को, स्मॉल चेंजेज को यहाँ पर टॉलरेट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो क्या किया नेचर ने, क्या दिया इसे नियंत्रित करने के लिए? तो नेचर ने यहां पर मैंने कहा स्मूथ मसल्स दी। जैसी वॉल स्ट्रेचिंग होगी तो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल, स्मूथ मसल्स ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल, ये बच्चों क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक तरफ से तो क्या स्ट्रेचिंग हो रही है, ब्लड की स्ट्रेचिंग हो रही है, ब्लड का प्रेशर जैसे ही आ रहा है तो यहां प्रेशर होते स्ट्रेचिंग से तनाव बढ़ेगा, तो डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल इंक्रीजेज। जैसे यहां स्ट्रेचिंग होगी तो स्मूथ मसल्स विल बी एक्टिवेट, स्मूथ मसल्स बच्चों एक्टिवेट होके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो ये वापिस यहां पर आ जाएगी है इस कंडीशन में, तो यहां इस पर प्रेशर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो यहां पर नॉर्मल साइज ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल ये हो जाएगा, और ये आते ही यहां पर ब्लड प्रेशर वापस डाउन होगा, ये डाउन होते ही GFR है वो नॉर्मल हो जाएगा। प्रीविलेज GFR विल बी अकर, जो पूर्व में GFR यहां पर था ये नॉर्मल 125 ml पर मिनट का GFR था, ये GFR जो इंक्रीज हुआ था अब वापिस यहां पर 125 ml का GFR पर मिनट के हिसाब से डेवलप हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ मैकेनिज्म में हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट होती रहती है, इस टाइप की मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर बनती रहती है, और ऐसी मैकेनिज्म के कारण हम क्या करते हैं, इसे कंट्रोल करते हैं, इसे रेगुलेट कर सकते हैं। लोकल स्तर पर इसे हम क्या कहेंगे? ऑटो रेगुलेशन कहेंगे, जो मायो रेगुलेशन के रूप में मसल्स के द्वारा रेगुलेट की जाने वाली मैकेनिज्म है। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर रेगुलेशन में क्या किया जाता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो जेजी कोशिकाएं एनो रिलीज करती है यहां पर, और जेजी कोशिकाएं एनो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके और GFR को रेगुलेट करती है। तो इस प्रकार से इसे हम कहेंगे यहाँ पर ट्यूबुलोग्लोमेरुलर रेगुलेशन। तो ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। तो इसे को हम बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पहले पूछी गई हैं, तो अब ये मैकेनिज्म आ रही है तभी हम क्या है ऐसे आंसर दे पाएंगे। ये सेकंड मैकेनिज्म हम देखते हैं, इसके बाद में दूसरी मैकेनिज्म हम देखते हैं कि न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है। अब बात करेंगे न्यूरल रेगुलेशन की। न्यूरल रेगुलेशन, व्हाट डू यू मीन अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन? तो न्यूरल रेगुलेशन में जो नर्वस सिस्टम भाग लेता है उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक टाइप है यहाँ पर ऑटो न्यूरल रेगुलेशन है। यहाँ पर किसको कहेंगे हम? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इसे ANS भी कह सकते हैं। देन ANS also divided into two part of the nervous system. First is sympathetic
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये रिलीज करता है नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन एक न्यूरोट्रांसमीटर और होता है, और पैरासिम्पैथेटिक रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन। याद रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड है यहाँ पर। पैरासिम्पैथेटिक कौन सा नर्वस यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? आपका आंसर आएगा एसिटाइल कोलिन। सिंपैथेटिक क्या रिलीज करता है? ओनली नोर एपिनेफ्रिन। दो टाइप के एपिनेफ्रिन होते हैं, एक एपिनेफ्रिन और दूसरा नोर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर एक एमीन हार्मोन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। अब देखिए बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको पता है, हम नर्वस सिस्टम में और इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हम जब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, जब विश्राम अवस्था में होते हैं, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा और बॉडी की ऑल एक्टिविटी को स्लो कर देता है। हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करने में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और डिक्रीज करने में यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्सेप्ट सलाइवा सीक्रेशन, एक्सेप्ट जीआईटी सीक्रेशन। देखिए, जब हम विश्राम प्रावस्था में होते हैं तो लार ज्यादा बनती है, भूख भी ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन ज्यादातर कार्य में जब हम एक्टिवेट होते हैं, जब एडवर्स कंडीशन होती है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, उस समय हमें उन स्थितियों से निपटने के लिए, बचाने के लिए हमारे अंदर विसरल ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करके नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। और नोर एपिनेफ्रिन क्या करता है, यहाँ किडनी के अंदर आके नेफ्रॉन को आदेश देगा अपेरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करके यहाँ पर जीएफआर को डिक्रीज करता है। जीएफआर विल बी डिक्रीज व्हेन द नोर एपिनेफ्रिन विल बी इंक्रीज। नोर एपिनेफ्रिन ये इंक्रीज होगा तो जीएफआर डिक्रीज होगा, और जीएफआर डिक्रीज होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। जबकि यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जीएफआर को इंक्रीज करता है। इस समय विश्राम प्रावस्था में गया यूरिन भी ज्यादा रिलीज होता है। जब एडवर्स कंडीशन, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, जब किसी प्रकार की और हम खेल रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं, जब ब्रेन का यूटिलाइज किया जा रहा है, उस समय ये काम करते हैं। तो उस समय वाटर का लॉस को रोकने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को रोकने के लिए ये सिस्टम है नेफ्रॉन पर ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा। तो इस प्रकार से आप इस सिस्टम को समझ सकते हो। इसे हम कहते हैं न्यूरल रेगुलेशन। क्लियर? आई होप that type of topic completely clear, और एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह इसे कर पाओगे। आगे चले हम। देन तीसरे प्रकार की जो मेथड है, इसे हम कहेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें, हार्मोनल रेगुलेशन में बच्चों हमने देखा, पहला जो हार्मोन है, मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उस हार्मोन को हम कहेंगे एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम भी है, इसे कहेंगे वेसोप्रेसिन। एडीएच आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, ये ध्यान रखिए यहाँ पर। एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक एक बात को हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। एडीएच का पूरा नाम है यहाँ पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चों, एडीएच का सीक्रेशन, एडीएच का निर्माण, एडीएच का सिंथेसिस कौन करता है? एडीएच का सिंथेसिस यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ध्यान रखें, हाइपोथैलेमस ये एडीएच का सिंथेसिस करता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एडीएच कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस के अंदर, हमारे अंदर ब्रेन के अंदर बनता है। हाइपोथैलेमस से फिर इस एडीएच को निर्माण करके इसका काम भेजता है, तो आप कहोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भेजेगा, और वहां से ये
स्टोरेज ऑफ द एडीएच कहाँ होता है, इसी ग्लैंड के अंदर। यहाँ पर विशेष प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है, इसे कहते हैं हेरिंग बॉडी। न्यूरॉन के द्वारा बनी हुई एक संरचना है, इसे हेरिंग बॉडी कहेंगे। और हेरिंग बॉडी इसे वो संग्रहित करती रहती है। कैसे होती है, जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा हम ले, यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये यहाँ पर हिस्सा ले, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है सपोज, इसका एक पार्ट ये है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस रीजन है जिसके अंदर कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस यहाँ पर आएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड होके ऐसी बॉडी बनाते हैं, उसको कहते हैं हेरिंग बॉडी है, इसका नाम दे दिया गया हेरिंग बॉडी। यहां से ये न्यूक्लियस है वो एडीएच बनाएंगे और ये एडीएच यहाँ पर स्टोर होगा। जरूरत पड़ने पर ये एडीएच यहाँ से बाहर निकलेगा, एडीएच ब्लड के द्वारा, ये किसमें, ब्लड में यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। और ये एडीएच पर आगे जाके काम करेगा डीसीटी के ऊपर, ब्लड वेसल के ऊपर, और डीसीटी और सीटी के ऊपर वर्क करेगा, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर क्या है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, बाहर निकालता है। इस प्रकार से एक इसकी फंक्शनिंग मैकेनिज्म हम कर सकते हैं। ये इसकी कार्यात्मक मैकेनिज्म हो गई, काम करने की मैकेनिज्म हो गई है। डिटेल हम यहाँ पर करेंगे, कब ये रिलीज होता है, कब रिलीज नहीं होता। इससे पहले एक शब्द की बात और करेंगे, वैसोप्रेसिन शब्द काम में लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों देखिएगा, वैसोप्रेसिन जो शब्द है, वैसो या वैसोप्रेसिन जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या है। दो शब्द है इसके अंदर, एक है वेजो और दूसरा शब्द है यहां पर प्रेसिन। वेजो का मीनिंग है बच्चों देखिएगा ब्लड वेसल्स, इसको हम कहेंगे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। और प्रेसिन का यहां पर मीनिंग है प्रेशर। प्रेसिंग शब्द है वो डेवलप हुआ है किससे, प्रेशर से। एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह आप याद देखिए, बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करते हुए यहाँ पर आगे बढ़े, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कंसेप्ट चल रहा है कि वैसोप्रेसिन है, उसमें दो वर्ड है, एक वैसो है, एक प्रेसिन है। वैसो का मीनिंग होता है ब्लड वेसल्स और प्रेसिन का मीनिंग है यहाँ पर प्रेशर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऐसा हार्मोन जो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट हो, वो हार्मोन कौन सा है, एडीएच हार्मोन है, और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करे और जिससे इसका बीपी है वो इंक्रीज हो जाए यहाँ पर। इसका मीनिंग जब जब हमारे शरीर के अंदर बीपी कम होता है या वाटर लेवल कम होता है, उस समय ये हार्मोन रिलीज होगा और एक्ट होगा यहाँ ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट होगा, और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, संकुचित करने के लिए, ये ब्लड वेसल्स थी, इसको संकुचित करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर देगा, जिससे बीपी मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बीपी को मेंटेन करना। इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया कि दैट हार्मोन ऑल्सो नोन एज vasopressin hormone when the act on the blood vessels for the contraction of the wall of the blood vessels and rises of BP after acting of the hormone। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो, इस वर्ड का मीनिंग जान सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं कि एडीएच कहां से सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से स्टोर कहां हुआ, यहाँ पर एज ए हेरिंग बॉडी के अंदर, यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है हुआ, वहां से भी ब्लड में गया, एडीएच और सीटी के ऊपर यह वर्क करता है। तो ये बेसिक सी छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन बातों को। आगे हम चले यहाँ पर नेक्स्ट बात करें बच्चों, देखिएगा। तो अब इसके अंदर कैसे एडीएच फंक्शन करता है उस पर हम बात करेंगे। तो एडीएच जो फंक्शन करेगा, एडीएच के फंक्शन की बात करें यहाँ, तो यहाँ दो कंडीशन डेवलप होती है एडीएच के फंक्शन के लिए। दो कंडीशन कौन कौन सी, यहाँ इन कंडीशन को हम देखें तो एक कंडीशन तो हम कहते हैं व्हेन द बीपी विल बी डिक्रीज, व्हेन बीपी विल बी डिक्रीज इन आवर ब्लड वेसल्स। बीपी डिक्रीज होगी तो बच्चों जीएफआर डिक्रीज होगी, जीएफआर विल बी ऑल्सो डिक्रीज। ये ध्यान रखें, बीपी डिक्रीज हुई, जीएफआर डिक्रीज हुई।
जैसे ही बीपी डिक्रीज हुई यहाँ पर है तो वाटर लेवल आपकी बॉडी के अंदर है, शरीर के अंदर वाटर लेवल विल बी ऑल्सो डिक्रीज। वाटर लेवल जैसे डिक्रीज होगा तो ब्लड पास आउट फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, ब्लड हाइपोथैलेमस जो है वहां से पास आउट होगा, ध्यान रखे। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्लड पास आउट होगा कहां से? हाइपोथैलेमस से, क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेशन है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पास आउट हो रहा है, जिसमें वाटर की कमी हो गई और बीपी की कमी होगी यहां पर है, तो अब जीएफआर की कमी होगी, ये सब कंडीशन डेवलप हो रही है, तो हाइपोथैलेमस से यहां ब्लड पास आउट होगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? थ्रस्ट कंडीशन, ध्यान रखने, थ्रस्ट कंडीशन। थ्रस्ट कंडीशन का मीनिंग पानी की शरीर में कमी हो गई, इनटेक ऑफ वाटर है वो यहां पर लो हो गया, इनटेक ऑफ वाटर या वाटर है वो शरीर के अंदर कम हो गया, पानी नहीं पी रहे हम, तो ब्लड पास आउट होगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशल प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर को कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। Some special type of receptor are found in hypothalamus. It is very important question है बच्चों, नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। The higher number of the osmo receptor found in the hypothalamus, but some osmo receptor also found in the wall of the blood vessels. जैसे ये ऑस्मो रिसेप्टर है एक्टिवेट होंगे, कब होंगे? पानी की कमी होगी तो डिटेक्ट कर लेंगे ये कि लैक ऑफ वाटर इन द ब्लड वेसल्स, so lack of BP, that type of condition is very serious and very harmful for our body. इस प्रकार की कंडीशन है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और बहुत ही सीरियस कंडीशन है, ये बॉडी पहचान लेती है। तो बॉडी ऑस्मो रिसेप्टर को कहती है एक्टिवेट हो, जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो हाइपोथैलेमस यहां पर है, हाइपोथैलेमस से मोर अमाउंट ऑफ एडीएच विल बी सीक्रेट। हाइपोथैलेमस यहां पर एडीएच की अमाउंट को बढ़ाएगा, एडीएच बढ़ेगा, एडीएच इंक्रीज हो जाएगा। ये एडीएच जैसे इंक्रीज होगा तो ये आएगा यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहां से आ जाएगा ब्लड के अंदर, यहां से फिर आता है ब्लड के अंदर। ये बात आपकी इतनी समझ में आ गई कि हाइपोथैलेमस एडीएच को सीक्रेट क्यों करता है, व्हाई द सीक्रेशन ऑफ द एडीएच बाय द हाइपोथैलेमस। इसका आंसर आपको मिल गया जब आप थ्रस्ट कंडीशन में होंगे, जब आप प्यास लगेगी। प्यास एक इंडिकेशन आपके लिए, प्यास क्यों लगती है कि ब्लड जैसे ही हाइपोथैलेमस में से पास आउट होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर विल बी एक्टिवेट ड्यू टू द लैक ऑफ बीपी, डिक्रीजेज ऑफ द बीपी ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर इन द ब्लड वेसल्स। सो the hypothalamus osmoreceptor will be activated and give order to the hypothalamus that the ADH will be secret in higher amount। तो उसमें हायर अमाउंट में एडीएच रिलीज होगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। कहानी यहां तक समझ में आ गई आपके बच्चों, स्टोरी यहां तक समझ में आ गई। एक एक वर्ड यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम, ये एडीएच आया, अब एडीएच ब्लड के अंदर आ गया, एडीएच कहां पर आ गया? ब्लड के अंदर। एडीएच हायर अमाउंट ऑफ द एडीएच फाउंड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ये दो फंक्शन करेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा? एडीएच एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, एक्ट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जितनी भी ब्लड वेसल्स है उसकी वॉल पर एक्ट होगा, और वॉल पर एक्ट होते ही एडीएच इज ए वेसो कंस्ट्रिक्टर, वेजो कंस्ट्रिक्टर, ध्यान रखना, वेजो कंस्ट्रिक्टर, एडीएच इज ए वेजो कंस्ट्रिक्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडीएच इज ए वेजो कंस्ट्रिक्टर and angiotensin second is a vasoconstrictor. Angiotensin second is a strongest vasoconstrictor, but it is a lowest vasoconstrictor या mild vasoconstrictor। तो ये एक vasoconstrictor है, इस बात को आप समझ गए। ये vasoconstrictor है तो ब्लड वेसल्स है वो तुरंत कंस्ट्रिक्ट होगी, ब्लड वेसल्स वो कंस्ट्रिक्ट होगी, कंस्ट्रिक्ट क्या? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी?
बीपी विल बी राइजेज, बीपी विल बी इंक्रीजेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना यहां पर घटित हो गई। बीपी आपकी कम हो रही थी तो एडीएच से रिलीज हुआ क्या, यहां आपको प्यास लगी क्यों, इसलिए लगी कि वाटर लेवल ऑफ ब्लड वेसल्स है वो कम है, इसके कारण बीपी डिक्रीज हुई, इसके कारण जीएफआर डिक्रीज हुआ, इसके कारण यूरिन डिक्रीज हुआ। इससे क्या हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, जिससे ये एडीएच रिलीज हुआ। एडीएच अधिक मात्रा में सीक्रेट हुआ तो दो फंक्शन करता है। फंक्शन नंबर एक, दैट टाइप ऑफ एडीएच एक्ट ऑन दी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स पर एक्ट होगा और इसकी मसल्स को आदेश देगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का वेजो कंस्ट्रिक्टर है और आदेश देगा तो मसल्स लगातार क्या है, ये मसल्स थी, इसका व्यास बना था ब्लड वेसल्स का, मसल्स ने इसको कांटेक्ट करके व्यास को छोटा कर दिया इस प्रकार से, और छोटा कर दिया तो बीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते ही आपकी जो कंडीशन अब नॉर्मल कंडीशन होने जा रही थी, आप डेथ की ओर बढ़ रहे थे, आपको आपके शरीर ने बचा लिया इस प्रकार से रेगुलेट करके, आपके हार्मोन ने आपको बचा लिया कि बीपी के कारण आपकी डेथ अब नहीं होगी, यहाँ बीपी इंक्रीज होगी। लेकिन ये एक परमानेंट मेथड नहीं है। अब आप इसके साथ में दूसरी मैकेनिज्म भी करोगे तो यहां पर अब एडीएच एक मेथड तो ये फर्स्ट सीक्वेंस तो ये कर रहा है, फर्स्ट मैकेनिज्म ये कर रहा है। सेकंड मैकेनिज्म क्या करेगा, एडीएच है, एडीएच जो है हमारे अंदर ये आएगा, यहां पर है एक्ट, एडीएच एक्ट ऑन दी डीसीटी एंड डीसीटी और सीटी की वाल पर एक्ट होगा एंड यहां से वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करेगा, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो जीएफआर का जो जीएफ है इसमें से वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते ही यहां पर जो यूरिन के साथ में वाटर लॉस हो रहा था वो वाटर हमारे शरीर के अंदर वापस आ गया, और वापस आते ही आपकी ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा और वाटर का लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा यहां। तो जैसे ये लेवल हो गया तो आप बच गए। ये एक एनवायरमेंटल सिचुएशन पर भी डिपेंड कर रहा है। जब हम ठंडे स्थान पर रहते हैं, जब हम लगातार एसी के अंदर बैठे हुए हैं तो आप देखिएगा यूरिन ज्यादा बनता है, लेकिन आप गर्मी के अंदर ज्यादा लगातार रह रहे हो या समर टाइम है उस समय देखिए यूरिन हमारे अंदर कम बनता है। इसका कारण क्या होता है कि समर के टाइम, गर्मी के टाइम एडीएच रिलीज होता है जिससे वाटर का लॉस नहीं हो और कम यूरिन बने, जिससे ज्यादा से ज्यादा वाटर को बॉडी के अंदर काम में लिया जा सके। तो ये कंडीशन डेवलप होती है, थ्रस्ट कंडीशन, प्यास के समय, गर्मी के समय, वार्म के समय, डेजर्ट के समय ये कंडीशन डेवलप होती है। लेकिन इसके ऑपोजिट कंडीशन भी डेवलप होती है। ऑपोजिट कंडीशन कब डेवलप होती है, जब बीपी इंक्रीज है, जीएफआर इंक्रीज है, वाटर लेवल इंक्रीज है हमारे अंदर, उस समय क्या होगा, थ्रस्ट नहीं होगी, इनटेक ऑफ वाटर हाई रहेगा, इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स है, पानी की मात्रा, जल की मात्रा अत्यधिक रहती है। इस कारण हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस से ब्लड पास आउट होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे कि पानी ज्यादा है तो वो ऑस्मो रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाएंगे, यहां पर इनहिबिट हो जाएंगे ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ द वाटर। यहाँ पर इनएक्टिव हुए, इनएक्टिव होते ही यहाँ पर क्या आदेश मिलेगा, एडीएच कम बना, एडीएच कम बनते ही यहाँ पर ब्लड में एडीएच कम आएगा, एडीएच कम आएगा तो क्या इफेक्ट होएगा, इफेक्ट है वही आएगा, एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा जिससे वेसल्स डायलेट बनी रहेगी, और वेसल्स डायलेट बनी रहेगी तो यहाँ पर बीपी है वो अधिक बनेगी जिससे जीएफआर बढ़ेगा, और जीएफआर इंक्रीज होगा इस कंडीशन में तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा केस यहाँ पर एडीएच है वो डीसीटी और सीटी के ऊपर एक्ट होता है। क्यों होता है, तो देखिए इसलिए देखिए यहाँ पर ये डीसीटी बनाऊं मैं, डीसीटी की सरफेस के ऊपर है बच्चों कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इस रिसेप्टर को हम कहेंगे एडीएच रिसेप्टर, एडीएच रिसेप्टर। अब जैसे ही एडीएच आता है तो इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, यहाँ पर ये क्या बाइंड हो गया है, यहाँ पर एडीएच बाइंड हो गया। एडीएच इसको आदेश देता है कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल है वो रीअब्जॉर्ब किया जाए, वाटर मॉलिक्यूल
रीअब्जॉर्ब किया जाए, और ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं, और ब्लड में पानी वापस मिल जाता है। हमें करना एक्चुअल में यही था, पानी की कमी को पूरा करना था। ये कंडीशन यहाँ पर कहाँ होती है, डीसीटी के अंदर होती है और सीटी के अंदर होती है। ऐसे रीअब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, और फैकल्टेटिव टाइप का रीअब्जॉर्प्शन भी इसे कहा जाता है। इस बात को बच्चों बहुत अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं उसके ऑपोजिट है कि यहाँ एडीएच नहीं होगा, एडीएच नहीं होगा तो रिसेप्टर काम नहीं करेगा, रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जितना अधिक वाटर था ये यूरिन के साथ में एग्जिट कर दिया जाता है। इसे अपन कहते हैं पास आउट ऑफ यूरिन हायर अमाउंट थ्रू द यूरिन, हायर अमाउंट ऑफ द वाटर थ्रू द यूरिन एग्जिट। तो ऐसी कंडीशन जो ऑपोजिट कंडीशन होती है, जब इनटेक ऑफ वाटर ज्यादा होता है, जो शरीर के अंदर बीपी है वो ज्यादा होती है, पानी का अमाउंट है वो ज्यादा होता है, ज्यादा पानी हम पी लेते हैं, तब ऐसी घटना घटित होती है। तो ये बात यहाँ पर समझ चुके होंगे। यहाँ कई बार बच्चों यहाँ पर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का मीनिंग है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, या पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाती है, या हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरल प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ये एक न्यूरल प्रॉब्लम है, न्यूरल प्रॉब्लम, न्यूरल डिसऑर्डर कहते हैं, न्यूरल डिसऑर्डर। न्यूरल डिसऑर्डर का मीनिंग यहाँ हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होगी, इसके कारण एडीएच का लेवल, एडीएच का लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो गया, एडीएच विल बी डिक्रीजेज, एडीएच डिक्रीज होगा तो इसके कारण वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ध्यान रखिए मेन जो वन वर्ड में कहे हमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन पानी का रीअब्जॉर्प्शन है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट अपनी वही है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ रही है, यहाँ वेजोकंस्ट्रिक्शन हार्मोन का इफेक्ट भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीएफआर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और जीएफआर ज्यादा बनेगा तो यूरिन है वो भी यहाँ मोर अमाउंट में यूरिन बनता है। इसके कारण बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की क्रिया होती है। ऐसी घटना को, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन अबाउट द डायबिटीज इंसिपिडस? इंसिपिडस का मीनिंग क्या है? इंसिपिडस का मीनिंग है यहाँ पर टेस्टलेस, टेस्टलेस, स्वादहीनिया। इसका मीनिंग यूरिन जो बन रहा है जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है, स्वादहीन यूरिन है, यहाँ पर किसी प्रकार का टेस्ट नहीं है, तो ऐसे रोग को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें बार बार फ्रिक्वेंटली है वो यूरिन है वो पास आउट करना पड़ता है क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ये हमारी एक न्यूरल प्रॉब्लम है, हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम, कई बार ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, इसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। एक डिजीज और होती है बच्चों जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है बच्चों, यूरिन जो है इसके अंदर शुगर का अमाउंट यदि इंक्रीज हो जाए, शुगर इंक्रीज हो जाए यूरिन में, या शुगर आ जाए, तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस का मीनिंग होता है यहाँ पर टेस्ट, टेस्टेड यूरिन, जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे टेस्टेड यूरिन, या टेस्ट किया जिसके अंदर टेस्ट आ रहा है, मीठापन का स्वाद आ रहा है यूरिन में, तो इसे हम कहेंगे टेस्टेड यूरिन। ये तो इसे डायबिटीज मेलिटस। तो आप इस दोनों वर्ड को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। कौन है? डायबिटीज मेलिटस। ये याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जब इंसुलिन की कमी होगी तो शुगर है वो मात्रा में बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, और इससे दो कंडीशन और भी डेवलप हो सकती है। एक को हम कहते हैं यहाँ पर शुगर इंक्रीज हो जाती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, जिससे शुगर का इनटेक है वो कम हो जाएगा। और एक रोग और हो जाता है जिसे हम कहते हैं कीटोसिस, कीटोन बॉडी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम कीटोसिस कहते हैं। ये भी कब होता है? डायबिटीज मेलिटस के साथ में ग्लाइकोसूरिया और कीटोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये हम आगे हार्मोन के अंदर डिटेल करेंगे, लेकिन ये वर्ड आ गया यहाँ तो बता रहा हूं। डायबिटीज इंसिपिडस, टेस्टलेस यूरिन, इसका मीनिंग हो गया टेस्टलेस यूरिन।
हायर अमाउंट ऑफ द यूरिन सीक्रेट हो रहा है ये। अब ऐसे केस के अंदर यूरिन ज्यादा बनेगा, आप देखिएगा यूरिन ज्यादा बनेगा, इसका मीनिंग क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, जिससे बार बार हमें क्या है, प्यास लगेगी, थ्रस्ट ज्यादा लगेगी, जिसके कारण हमें इनटेक ऑफ वाटर पानी ज्यादा पिएंगे, बार बार पिएंगे, लेकिन पानी का पुनः अवशोषण न होने के कारण बार बार यहाँ पर वो यूरिन पास आउट करते रहेंगे। तो ये एक बड़ी टिपिकल टाइप की डिजीज है ये, जो भगवान न करे किसी को हो ये, लेकिन ये यदि हो जाती है ठीक होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यूरिनेशन है वो बार बार रिलीज किया जाता है। तो इसे हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। बात आप क्लियर यहाँ पर समझ चुके होंगे बच्चों। एक शब्द और आता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं डाईयूरेटिक सब्सटेंसेज। डाईयूरेटिक सब्सटेंसेज का मीनिंग क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे एल्कोहल को ड्रिंक कर ले, या हम चाय पी लेते हैं, या हम कॉफी पी लेते हैं, कॉफी के अंदर तो एल्कलॉइड होता है, ये शरीर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात आप देखिएगा ऑस्मो रिसेप्टर है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, इससे ऑस्मो रिसेप्टर इससे इनएक्टिव हो जाएंगे, जिससे एडीएच है वो बनना बंद हो जाएगा, और एडीएच बनना बंद हो जाएगा तो वाटर का लॉस है वो अधिक होगा यूरिन के साथ में, और ऐसी कंडीशन में डाइल्यूट यूरिन, कौन सा यूरिन बनता है, डाइल्यूट यूरिन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है। तो आपने कहीं देखा होगा अपने आसपास में ऐसे पर्सन जो शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल ज्यादा ड्रिंक करते हैं, हम भी कई बार चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, तो उसके जस्ट बाद यूरिन है थोड़े से 15-20 मिनट के बाद में यूरिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है। यूरिनेशन हम बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन करते हैं, तो इसका कारण क्या होता है कि चाय के अंदर, कॉफी के अंदर तो कैफीन होता है, और एल्कोहल जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण एडीएच सीक्रेट होना बंद हो जाता है, एडीएच काम नहीं कर पाता, और हमारे अंदर जो ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, जीएफआर जो बन रहा है, वो जीएफआर ज्यादा से ज्यादा बनेगा, और ज्यादा जीएफआर बनने से वाटर का अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वो बार बार बाहर निकलेगा। इसके कारण हमारे मिनरल्स और वाटर की बार बार कमी हो जाती है, लॉस ऑफ मिनरल्स और लॉस ऑफ वाटर। तो ऐसे पदार्थ जो एडीएच को इनहिबिट करे, इसे डाईयूरेटिक पदार्थ, डाईयूरेटिक सब्सटेंसेज कहते हैं। इसी कारण इस हार्मोन का नाम लिखा गया है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इस डाईयूरेटिक पदार्थों के विपरीत काम करे यूरिन, ये क्या कर रहा है, यूरिन ज्यादा बना रहा है, जबकि एडीएच हार्मोन इस यूरिन की मात्रा को कम कर रहा है, इसलिए इसे एंटी डाईयूरेटिक पदार्थ या हार्मोन भी कहते हैं। तो एंटी डाईयूरेटिक और ये डाईयूरेटिक है। तो इस बात को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम एक अपने स्लाइड के द्वारा देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। हमने जो प्रिपरेशन की है आपके लिए जो स्लाइड है, तो वृक्क के कार्यों का नियंत्रण है, जिसमें सबसे पहले हम हार्मोनल यहाँ पर बताया गया है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन। शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्राहियां ऑस्मो रिसेप्टर रक्त आयतन और शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रता में परिवर्तन द्वारा सक्रिय होते हैं। तो कहने का मीनिंग है, हमारे अंदर जैसे ही वाटर की कमी हो जाए, रक्त के आयतन की कमी हो जाए, शरीर में बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाए, तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेट होंगे तो एडीएच आएगा, एडीएच आएगा। तो ये बात आप फर्स्ट कंसेप्ट याद रखें, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सेकंड थीम, शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास होना, इसे डाईयूरेसिस कहते हैं। इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और न्यूरोहाइपोपाइसिस को वैसोप्रेसिन करने के लिए स्राव हेतु प्रेरित करता है। तो मैंने कहा हाइपोथैलेमस ये बना रहा है, हाइपोथैलेमस भी आगे क्या चले करेगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोपाइसिस संग्रहित करेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यदि मूत्र पास आउट हो रहा है तो उस समय ये ग्राही, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होके और एडीएच के स्राव को यहां पर प्रेरित करेगा। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल को पुनः अवशोषण करता है। अंतिम भाग का मीनिंग डीसीटी और सीटी। यहाँ पर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स ग्राही जो पाए जाते हैं, एडीएच के जो ग्राही पाए जाते हैं, वो यहाँ से जुड़ के
डीसीटी को और सीटी को आदेश देते हैं, सेल को आदेश देते हैं कि अधिक से अधिक अवशोषित किया जाए जल का, जिससे जल की हानि है वो रोक सके। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन और फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। डीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल या फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि ग्राही को निष्क्रिय कर देती है और पुनः भ्रण या हम फीडबैक को पूरा करने के लिए एडीएच के स्राव को निरोध करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मान लो आपने रक्त के अंदर आयतन है जो बढ़ गया, एक नॉर्मल आयतन है और यूरिन का भी नॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है, तो फीडबैक कंट्रोल से हाइपोथैलेमस को आदेश दिया जाएगा कि एडीएच है वो कम सीक्रेट हो, जिससे एक नॉर्मल रिएक्शन होती रही है। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। ये एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्तवाहिनियों पर संकुचिनी प्रभाव द्वारा भी प्रभावित करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ये क्या है, एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड प्रेशर या जो ब्लड वेसल्स है इसको कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण बीपी है वो इंक्रीज होती है। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया। रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह है, गुच्छ प्रवाह का मीनिंग जीएफआर है, वो भी बढ़ जाता है और जीएफआर यहाँ पर लिखा हुआ है, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। देन इस अवस्था में प्रासरण संवेदांग मीनिंग ऑस्मो रिसेप्टर प्यास को प्रेरित करता है। मान लो हमारे अंदर जो प्रासरण दाब है, जो अंदर पानी की कमी हो गई है, तो उस समय क्या होगी, प्यास लगेगी, प्यास को प्रेरित करेगा। अधिक पानी पीने से रक्त की प्रासरणता कम हो जाती है और एडीएच का स्राव संदमित हो जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को एक फीडबैक सर्किट द्वारा भी संपन्न किया जाता है। अब प्यास लगती है तो मान लो हम पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो रक्त का आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। रक्त का वॉल्यूम बढ़ेगा तो एडीएच की जरूरत नहीं है, एडीएच अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाता है सीक्रेट होना, और ये फीडबैक कंट्रोल कहलाती है ये। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ समझ चुके होंगे कि एडीएच क्या और कैसे कार्य करता है। एडीएच की यदि लगातार न्यूरल प्रॉब्लम हो जाए तो इसे डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपने किया, बहुत इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम के अंदर इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और कंसेप्चुअल पार्ट है, और आपने इस कंसेप्ट को यहाँ समझ लिया तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड है वो कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ोगे नहीं, बहुत अच्छी तरह आप करोगे यहाँ पर। और आपके बीच में एक थ्योरी की थीम बन गई है, आप बहुत अच्छी तरह इस थ्योरी को लिख भी सकते हो यहाँ पर। तो ये लेकिन कंसेप्ट रटना नहीं है, हर बात एक कंसेप्चुअल बात है, और इसके लिए ये सब कुछ समझने के लिए क्या चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका डिवोशन चाहिए। आप कंटिन्यू इस बोर्ड के ऊपर बने रहिए, स्क्रीन के ऊपर तो बने रहोगे तो आप एक एक बात को इस प्रकार से क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे कि आपका जो ड्रीम है वो आपके पास होगा। और ड्रीम आपके पास होता है तो लोग कहते हैं आप ड्रीम का पीछा करो, दुनिया आपका पीछा करेगी। और इसी सोच के साथ, इसी कदमों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन हम दिल्ली एम्स के अंदर होंगे। और हमारा ये ड्रीम है कि हम यदि डॉक्टर बनेंगे तो दिल्ली एम्स बनेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।